हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 मई और आज की इस वीडियो में हम 20 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद गठित करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला भी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। पश्चिम बंगाल ये भी चर्चा का विषय बना ही हुआ है। तीसरी बार यहाँ की मुख्यमंत्री चुनकर आ गई है ममता बनर्जी, और इन्हीं के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है कि अब हम राज्य में विधान परिषद गठित करेंगे। अच्छा, ये जो विधान परिषद होती है, क्या ये भारत के सभी राज्यों में है? तो ऐसा नहीं है। भारत के केवल 6 ही राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि केंद्र में आप सभी जानते हैं क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा। इसे आप कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। वैसे ही यदि राज्य में देखा जाए तो क्या होती है? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये होती है। तो देखिए, हर राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों ने अपने यहाँ विधान परिषद नहीं रखी है। विधान परिषद रखने का क्या प्रोसेस होता है, इसकी यदि हम बात करें तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 168, 169 और 171 इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अब इसे हम समझते हैं जैसे कि आर्टिकल 169 ये कहता है कि जिस किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई जानी है, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उस राज्य में जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं इनका बहुमत ज़रूरी है। अब आप समझेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा है इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 295, जिसमें कि 294 ये तो निर्वाचित हैं और एक इसमें है नॉमिनेट। समझने के लिए इसे हम राउंड फिगर 294 ही कर देते हैं। तो 294 इतने मेंबर हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में। कहा जा रहा है कि कुल सदस्यों का बहुमत क्या होता है? 50 से एक अधिक, मतलब कि इससे आधे से एक अधिक ये होगा तब ये बहुमत कहलाएगा। तो 294 इसका आधा कितना हुआ? 147, ये 50% हुआ। इसके बाद इससे एक अधिक, यदि 148 148 लोगों का इसमें बहुमत हो जाता है तब वह राज्य विधान परिषद बनाने के लिए लायक है, मतलब कि योग्य है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद क्या कह रहा है कि उपस्थित व वोट डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब इसे हम समझेंगे कि मान लीजिए 148 इन्होंने तो ये कह दिया है कि चलिए विधान परिषद हम बना सकते हैं, ये पक्ष में है। लेकिन जिस दिन यह निर्णय होना है इसमें वोट डालने के लिए 2/3 बहुमत ये ज़रूरी है। अब जिस दिन वोट डल रहा है, मान लीजिए 294 मेंबर है, इसमें से मात्र 270 लोग आए, इसका 2/3 यदि आप निकालेंगे तो कितना होता है? 180। इसमें से यदि हम देखेंगे 180 ये अधिक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो राज्य है ये विधान परिषद बनाने के योग्य है। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 169 के अंतर दिए गए ये जो दो नियम हैं, एक तो बहुमत होना चाहिए, आधे से एक अधिक बहुमत मिल जाए, और जब वोट देने आए तो वोट देने के समय 2/3 बहुमत यदि मिल जाता है तो वह राज्य विधान परिषद बनाने के लायक है। लेकिन जो आर्टिकल 171 है इसकी एक और शर्त है। शर्त में ये कहा गया है कि इस विधान परिषद में कौन कौन शामिल होगा, मतलब कि कितने सदस्य इसमें बैठेंगे। तो कहा गया है कि प्रस्तावित विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, कम से कम 40 और अधिक से अधिक 1/3 सदस्य इसमें होने चाहिए। अब आप निकालेंगे, राउंड फिगर हमने कितना निकाला था कि यहाँ के जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है 294 है, इसका 1/3 यदि आप निकालेंगे तो ये कितना होता है? ये होगा 98। मतलब कि यदि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनती है तो कम से कम इसमें 40 होंगे और अधिक से अधिक इसमें 98 मेंबर शामिल होंगे। तो अब हम जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। इसकी राजधानी है कोलकाता, और कोलकाता ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? हुगली नदी के किनारे। ये जो हुगली नदी है, यहाँ से जो गंगा नदी बह के आती है, गंगा की ही एक धारा है जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री तो यहाँ की तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आ गई हैं ममता बनर्जी, टीएमसी से हैं। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का जो पहला टायर पार्क है ये कहाँ बनाया जाना है? ये पश्चिम बंगाल में ही बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कोविड-19 उपचार लिस्ट से किस टेक्नोलॉजी को या किस थेरेपी को हटाया गया है? तो हाल ही में ICMR के द्वारा
कोविड-19 के पेशेंट को जो प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी, इसे हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? तो आईसीएमआर ने एक बयान जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये कोविड-19 पेशेंट के लिए कारगर साबित नहीं है। मतलब कि आप ये सोचिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह ये चल रहा था कि जो भी व्यक्ति स्वस्थ हैं वे अपनी अपनी मतलब कि प्लाज्मा दे, ताकि जो कोरोना के पेशेंट हैं ये स्वस्थ हो सकें। यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि भारत का ये जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये भी स्थापित किया गया था। और कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। मतलब कि लोगों ने भर भर के, मतलब कि जो स्वस्थ थे लोगों की हेल्प करने के पर्पज़ से कई लोगों ने अपने प्लाज्मा को डोनेट किया था। लेकिन अब आईसीएमआर क्या कह रही है कि ये जो प्लाज्मा है ये कोरोना पेशेंट के लिए कारगर साबित नहीं है। अच्छा, ये प्लाज्मा थेरेपी ये होती क्या है? कई लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि ये प्लाज्मा क्या होता है, तो इसे हम बेसिक से आज डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैं साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेनी ज़रूरी है। हमारा जो ब्लड होता है यानी कि खून में 60% होता है लिक्विड यानी कि द्रव, और 40% इसमें होता है सॉलिड यानी कि ठोस। अब आप सोच रहे होंगे सॉलिड होता है, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आप चाय पीते हैं, चाय ये तो है लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव के रूप में है, लेकिन इसमें आप लोगों ने कुछ ठोस चीज़ें भी तो मिलाई हैं, जैसे कि शक्कर, चाय पत्ती, ये तो सॉलिड है। तो आप कह सकते हैं 40% इसमें होता है सॉलिड और 60% इसमें होता है लिक्विड। इसी में होता है, मतलब कि 60% में होता है प्लाज्मा। इस 40% की जो हम बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या शामिल है? रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ, और प्लेटलेट्स, ये सब इसमें शामिल होती हैं। तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इस लिक्विड पार्ट के बारे में। तो ये जो प्लाज्मा होता है 60%, इसे अब अलग से समझेंगे आप। जैसे कि 60% प्लाज्मा है और इस 60% प्लाज्मा में भी 90% पानी होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि ब्लड का 60% हिस्सा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी 90% इसमें पानी होता है। और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम क्या है? फाइब्रिनो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये क्या करता है? तो ये खून को गाढ़ा करता है। अब जो डॉक्टर है जिन्हें चेकअप करना है, ये गाढ़ा खून ये तो सैंपल के रूप में नहीं ले सकते, तब इसमें क्या मिलाया जाता है? मतलब कि इसे हटाने के लिए इसमें एक लिक्विड मिलाया जाता है, और जब इसमें लिक्विड मिला देते हैं और इसके बाद ये प्रोटीन निकल जाता है, तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीरम। और इसी सीरम का उपयोग लिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा चेक करने के लिए। और इसी प्लाज्मा में आप कहते हैं ना कि एंटीबॉडी मौजूद रहती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है इसकी एंटीबॉडी मौजूद है, और इसलिए इस प्लाज्मा का उपयोग जो है ये किस लिए किया जा रहा था? ऐसे कोरोना पेशेंट जो कि कोरोना के शिकार हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही थी। तो अब आईसीएमआर ने क्या कह दिया है कि जिन लोगों ने ये प्लाज्मा डोनेट किया था, मतलब ये वेस्ट हुआ है, कोई कारगर साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ये कोरोना पेशेंट के लिए काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण इसे उपचार सूची से हटाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर किया है? तो देखिए, स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में जो ईरान है इसके द्वारा भारत को फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर कर दिया गया है। अब ये था कहाँ? तो आप मैप में देखेंगे, ये है इंडिया की लोकेशन। इंडिया से यदि आप जाएंगे यूएई की तरफ, अबू धाबी, फिर ओमान क्रॉस करेंगे, और यही क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये है पर्शियन गल्फ, और यही स्थित है। आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ के पास ही स्थित है फरजाद बी गैस फील्ड। अब ये पूरा मैटर है क्या? तो देखिए 2008 की बात है। भारत की जो कंपनी है ओएनजीसी की ही, मतलब किसी के अंदर आता है ओएनजीसी विदेश, इसके द्वारा इसी फारस की खाड़ी में विशाल गैस के भंडार की खोज की गई थी। मतलब कि सबसे पहले ओएनजीसी विदेश ने ही बताया था कि इस एरिया में भारी गैस के भंडार हैं। तो जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, इसने 2008 में ये जो खोज शुरू की थी। हालांकि इतना आसान नहीं रहा था ये पता करना कि इतने बड़े क्षेत्र में गैस का भंडार कहाँ हो सकता है। इसके लिए इसने कई हजार करोड़ रुपए खर्च भी किए थे, और अंत में इसने पता करके बताया कि आपकी इस एरिया में इस मात्रा में, मतलब कि इतनी ज़्यादा मात्रा में गैस के भंडार हैं। पाया ये गया है कि इस क्षेत्र में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार हैं, जिसमें कि 60% इसका वसूला जा सकता है। अब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने इसमें इतना खर्च किया, इतनी मेहनत लगाई, बावजूद इसके ईरान के द्वारा इसे इस फरजाद बी से बाहर कर दिया गया है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो यदि आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप लोगों को कासिम सुलेमानी वाली घटना तो याद होगी ही। कासिम सुलेमानी,
अब इनकी चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ? ये तो अमेरिका और ईरान के बीच का मैटर था। देखिए, ये इसी से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं। कासिम सुलेमानी ये थे ईरान के सेना प्रमुख, जिसे किसने मार दिया था? अमेरिका के द्वारा इसे हवाई हमले में मार दिया गया था। फिर यूएसए और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। ये मुद्दा काफ़ी चर्चे में रहा था, मैंने आप लोगों को इसके बारे में डीपली पढ़ाया भी था। इन दोनों देशों के बीच ये जो मुद्दा था ये गर्मा गया था और कहा यह जा रहा था कि दोनों देशों के बीच अब युद्ध की स्थिति बन सकती है। हालांकि बाद में इसे दबाया भी गया। और उस समय इन दोनों देशों के बीच ये सारी चीज़ें जब चल रही थी यूएसए और ईरान के बीच, उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे डोनाल्ड ट्रंप। और उसी समय डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट करके एक जानकारी दी गई। हालांकि जानकारी हम नहीं कह सकते, एक तरह की इन्होंने चेतावनी दी थी। चेतावनी थी क्या? कि यदि कोई भी देश, यदि वह ईरान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करेगा, यानी कि व्यापार करेगा, तो हम उस देश के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। ये धमकी दी थी या चेतावनी दी थी, आप कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो भारत इसकी बातों में आ गया, क्योंकि यदि देखा जाए तो यूएसए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी है। तो भारत इसकी बातों में आ गया और धीरे धीरे ये ईरान के साथ अपना व्यापार कम करता चला गया। ईरान की स्थिति उस समय इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब आप कह सकते हैं कि उस दौर में जो ईरान है ये आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। ईरान में जब इतनी गरीबी थी उस समय भारत ने ईरान का साथ नहीं दिया, तो अब तो ये माला माल हो चुका है, क्योंकि यहाँ इतना विशाल गैस का भंडार पाया गया है। तो जब भारत ने इसके बुरे समय में साथ नहीं दिया, तब ये अपने अच्छे समय में भारत को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। ने इसे अपने इस फील्ड से, यानी कि फरजाद बी फील्ड से बाहर कर दिया है। तो ये सारी घटना थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिमुर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? तो सिमुर्ग सुपर कंप्यूटर ये भी हाल ही में ईरान के द्वारा डेवलप किया गया है। और ईरान का अब तक का ये सबसे शक्तिशाली, यानी कि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। अभी तक जो यहाँ सुपर कंप्यूटर थे इससे 100 गुना ज़्यादा ये पावरफुल है। और इस सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसने अपने सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम रखा है सिमुर्ग। अब ये रिलेटेड है ईरान से, तो ईरान के बारे में तो हमने अभी ही डिस्कस किया है। यहाँ बात की जा रही है सुपर कंप्यूटर की। तो हाल ही में दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि टॉप पर रहा था फुकागू सुपर कंप्यूटर। ये कहाँ का है? तो ये है जापान का। इस टॉप 500 में भारत की तरफ से टॉप पर था परम सिद्धि। ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 63। तो बात हो गई भारत के सुपर कंप्यूटर की, जापान के सुपर कंप्यूटर की। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने, मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट है और ब्रिटेन का जो मेट ऑफिस है, इसके द्वारा मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। और इससे होगा क्या? तो यह जो केंद्र है ये महाराष्ट्र राज्य के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देगा। यदि आप लोगों को याद होगा तो 2018 में भारत ने कृषि निर्यात नीति, यानी कि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये शुरू की थी। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि भारत का जो कृषि निर्यात है इसे 2 गुना तक बढ़ाया जा सके। और लक्ष्य ये भी रखा गया था कि 2022 तक कृषि निर्यात को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जा सके। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है इसकी स्थापना महाराष्ट्र में ही क्यों की गई है? तो यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र जो है ये कृषि क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में ही होता है। और बागवानी के फील्ड में भी ये राज्य उभर कर सामने आया है। सोयाबीन का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन या जो मोटा अनाज है, इन सभी के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जबकि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये तो मध्य प्रदेश में होता है, सबको मालूम है। साथ ही दालों के उत्पादन में भी जो महाराष्ट्र है ये अग्रणी राज्य है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, यहाँ खाद्यान्नों के लिए सारी तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसी के साथ ये सुविधा देने वाला, या आप कह सकते हैं इस तरह का ये पहला केंद्र बना है जिसकी स्थापना पुणे में की गई है। अच्छा, पुणे, इससे आप कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये चर्चे में रही है। ये क्या डेवलप कर रही है? तो इसके द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन ये बनाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में स्थित है। और पुणे में क्या है? आगा खां पैलेस। इसके अलावा भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, इसके अलावा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर पुणे में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए, मतलब कि इस महामारी से लड़ने के लिए किस संगठन के द्वारा एंटी कोविड मेडिसिन जिसका नाम है 2DG ये लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है DRDO ने। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। DRDO ने इसे डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर के डेवलप किया है। 2DG इसकी फुल फॉर्म है 2-डीऑक्सी डिक्लोज। ये क्या है? तो उसके बारे में मैंने आप लोग क्या बताया था, जैसे कि आप लोग ग्लूकोज का पाउडर पीते हैं, शरीर में एनर्जी आ जाए, घोल कर पीते हैं। सेम उसी तरह से आप कह सकते हैं ये एक दवाई है जिसे लेने से, पानी में यदि घोल के लेते हैं तो व्यक्ति की बॉडी में मान लीजिए कोरोना का इतना इन्फेक्शन है, इसे लेने के बाद ये बढ़ेगा नहीं, मतलब कि ये फैल नहीं पाएगा। और इसे ही मंजूरी कुछ समय पहले ही दी गई थी, अब ये लॉन्च हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड ड्यूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इसके द्वारा ऐसा फैसला किया गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान, मतलब कि इस महामारी के दौरान, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए ड्यूटी पर रहते हुए अपनी जान गंवा दी है, इनके परिवारों को नौकरी देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में ही है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, जैसे कि कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, माधव, बांधवगढ़। अच्छा, बांधवगढ़ में अभी हाल ही में हॉट एयर बलून सुविधा की शुरुआत की गई थी और ऐसी सुविधा देने वाला ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना था, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं छतरपुर, छतरपुर के बगल में है पन्ना। आप सभी जानते हैं पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। लेकिन हाल ही में छतरपुर में जो बक्सवाहा के जंगल हैं, बक्सवाहा, यहाँ के जंगलों में विशाल हीरे के भंडार की खोज की गई। किस राज्य सरकार ने आरोग्यश्री योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस को शामिल किया है? तो राज्य की ये जो स्वास्थ्य योजना है, किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। इस योजना के तहत अब इस ब्लैक फंगस को भी शामिल किया गया है, जिसे आप म्यूकोरमिकोसिस कह रहे हैं। देखिए ये क्या है? तो एक फंगल डिसीज़ है। ये किन लोगों को हो रही है? तो इसके शिकार अधिकतर वे लोग हो रहे हैं जो कि पहले से ही किसी बीमारी के शिकार रहे हैं। ये आंखों को प्रभावित कर रही है और ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जो कि कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, उनमें ये बीमारी पाई जा रही है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए देश की जो पहली म्यूकरमाइकोसिस यूनिट है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में स्थापित की गई है। और हाल ही में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसने तो ये भी अनाउंस कर दिया अभी कि राज्य में जो भी ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं, इनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। और इसी के लिए अब जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने अपने राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर लिया है। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। आंध्र प्रदेश ये फलों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। इसके अलावा डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसे भी टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने ही। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है जनवरी 2019 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये एक तरह का आइसोलेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन है। इसके लॉन्च होने के बाद ऐसे पेशेंट जो कि आइसोलेशन में रह रहे हैं, कोरोना पेशेंट, बेसिकली इन्हीं के देखभाल के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से मरीजों में ऑक्सीजन से लेकर के और भी जो अन्य जानकारियां हैं इस एप्लीकेशन में मिल सकेगी। किसी भी पेशेंट की यदि ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये स्वयं उसके घर आएंगे, हाल चाल जानेंगे और इसके इलाज के लिए यदि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं तो वो सब उसे घर पर ही प्रोवाइड करवाएंगे। यदि हम बात करें बिहार की, इसकी राजधानी पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। बिहार इसने भी हाल ही में एथेनॉल पॉलिसी जारी की है। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा में ही स्थापित किया गया है। साथ ही से भी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, एक वीक पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। रेडियम समूह ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि ये बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है चाइना,
फिर है अमेरिका और अपना देश इसमें तीसरे स्थान पर आता है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर चाइना था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, बिजली गिरने के कारण किस राज्य में 18 हाथियों की मौत हुई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।